तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर बीएसबी 19 अप्रैल को जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, उसी का मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। वीडियो के बीच में मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा, उस कीवर्ड को आप व्हाट्सएप पर टाइप करेंगे तो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। बशर्ते मैं आपको बता दूं कि इसमें 49 क्वेश्चन है, इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम में टकराने वाला है। अखबार आता है तो पूरा मिलाकर के 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। देख लीजिए, मृदा निर्माण के 5 मुख्य घटक हैं: स्थानीय जलवायु, पर्वतीय चट्टान एवं खनिज कण, वनस्पति एवं जीव, भू आकृति एवं ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगा समय। ये मृदा निर्माण के मुख्य घटक हैं। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। तो खादर और बांगर, खादर जो था नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी या जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, लेकिन बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, खादर और बांगर फिक्स से किया आएगा। तो खादर और बांगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टोरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे, इससे चिपको आंदोलन करते थे। यानी सही भाई में समझ लीजिए, पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ पर लिपट जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये हुआ था 1972 में। बस इतना आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आ जाएगा। जैव और अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला हो गया जैव संसाधन, दूसरा हो गया अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैव संसाधन क्या है, 2 नंबर में पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा। 5 नंबर पूछेगा तो इसको ढूंढने की डेफिनेशन। जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है, इसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन, वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि जैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनके उपयोग में इनका भंडारण सीमित नहीं होता है। देखिए, इसका मतलब जैव संसाधन जो सजीव होता है, अजैव संसाधन निर्जीव होता है। इतना समझ लीजिए। निर्जीव जो होता है वह आगे विकास नहीं करता है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मतलब प्रजनन नहीं कर सकता है, इस तरह के काम नहीं कर सकता है। जैव संसाधन इस तरह के काम करेगा। आगे हम देख लेते हैं ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताए। तो ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाना चाहिए। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट न हो जाए। जहां तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत ही संरक्षण है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लॉ एस के नाम लिखे। लॉ एस मुख्य रूप से 4 रूपों में पाए जाते हैं, निम्न है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, अंड्रेयाइट। ये लॉ एस जो है बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए, ये तो आएगा फिक्स है। लोहे के मुख्य उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंग, झारखंड, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में आएगा। आप ध्यान कर लीजिए, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोंग लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य। कोयला के 4 प्रकार लिखे, ये भी बहुत बीबीआई है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कोयला के 4 प्रकार है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। वन संरक्षण के 4 उपाय बताया। वन संरक्षण के 4 उपाय, जिन क्षेत्रों से वन काटे गए पुनः वृक्षारोपण किया जाए, वन क्षेत्रों का विकास किया जाए, अर्थात नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाया जाए, वन संरक्षण के लिए निश्चित नीति और नियम का सही ढंग से पालन किया जाए, वृक्षों में लगने वाले पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में लगने वाले बीमारियों से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। संतुलित बनाए रखने के लिए किसी भी देश के कल सफल का 33.3% भाग में वनों का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, यानी वन कट गया उसको लगाना चाहिए, नया क्षेत्र में वन लगाना चाहिए, वन पालन के लिए एक सही नियम होना चाहिए और बीमारियों से बचाने के लिए इसका उपाय बनाना चाहिए, दवाई छीटना चाहिए और 33.3 भाग पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं। राष्ट्रवाद जो था समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की बहान बनाती है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब हो गया यानी देशभक्त। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया और वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1862 में वो प्रसा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रसा की आर्थिक और सैनिक शक्ति शुरू की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो है 1870 सिद्धांत का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। इसलिए बिस्मार्क की कार्यों की चर्चा यही होता है।
लौ एवं रक्त की नीति क्या थी? तो लौ एवं रक्त की नीति की प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वो क्यों बिका था? मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति का संदेश का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वो यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बधाई थी। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य बनाना था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप हो गया था और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति थी। यही बाधा जो था वहां पर हो गया था। 300 छोटे बड़े राज्य बना दिया था। इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका को उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त वर्णन दें। काबुल को इटली के एकीकरण के राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में वो सार्डिनिया के राजा विक्टर इमानुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति शुद्ध की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। तो यह था इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका। गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ते कहलाए। उनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वह गणतंत्र की स्थापित की और पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो गैरीबाल्डी कौन था? इसके बारे में यह था। वीना कांग्रेस में फ्रांस की किस राजवंश की पुनर्व्यवस्था की गई? तो वीना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बूढ़े राजवंश की पुनः स्थापना की गई। 18 का इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? बहुत विवेक क्वेश्चन है, 5 नंबरी के लिए है। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने एक मिनट कहाँ भाग गया भाई? क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कसाब के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बाधक था। ठीक है, इसलिए इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पर मिल गया आपको। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? बहुत इसका काम है। पर्सा का राजा विलियम प्रथा ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति दृढ़ हो गई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है किसी भी धर्म के राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और न ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आजादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। लैंगिक असमानता क्या है? लिंग के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों में भेदभाव करना, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में द्वयम दर्जा का हीन समझने की भावना लैंगिक समानता है। लड़कियों को लड़कों की तुलना में कम महत्व दिया जाना, शिक्षा, खान-पान, पालन पोषण में अंतर करना, लड़की को घर की चार दीवार में कैद रखना और घर के काम काज तक सीमित रखना, स्त्रियों पर पुरुषों का नियंत्रण आदि लैंगिक असमानताएं होती है। लैंगिक असमानताएं मतलब लड़का को ज्यादा मानना, लड़की को कम मानना, और इसमें अंतर बता दो, लड़का को कम में क्या ज्यादा क्या होता है, लड़की को कम क्या होता है, उसके बारे में लिख देंगे, लैंगिक असमानता हो जाएगा। बंधुआ मजदूर क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋण के बदले अपने श्रम को बंधक बनाने वाले श्रमिक बंधुआ मजदूर कहलाता है। उसकी मजदूरी कर्जदाता की इच्छा से निर्धारित होता है ताकि कर चुकाना संभव हो। 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन आज भी बिना रोके टोक के जारी है ये। ठीक है, बंधुआ मजदूर। गृह युद्ध क्या है? जब देश के भीतर ही देश के लोगों के बीच संघर्ष में हिंसा शुरू हो जाती है तो उसे गृह युद्ध का नाम दिया गया है। जैसे श्रीलंका में तमिल एवं सीली समुदायों के बीच गृह युद्ध होने लगा था। चलिए, मार्टिन लूथर किंग कौन था? बहुत विवेक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में आएगा तो पक्का। वे एक अश्वेत नेता थे जिन्होंने नस्लवाद के विरोध में लंबा संघर्ष किया था। बाद में उनकी हत्या की हो गई। ठीक है, नस्लवाद होता था, पहले नस्लबंदी कर देता था। ये मार्टिन लूथर किंग इसके बारे में आवाज उठाया और लास्ट में क्या किया, इसकी आवाज उठाया तो इसकी हत्या कर दिया गया। देखिए, आपदा से क्या समझते हैं? अब आपदा के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो बीबीआई है। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आज धमकती है और अल्प समय में ही जनधन की अपार क्षति पहुंचा देती है। यह हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात घटना आपदा यानी डिजास्टर कहलाती है।
प्राकृतिक आपदा में मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक आपदा में मानव जनित आपदा में अंतर जो है यहाँ पर दिया है कि हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारण से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात। और मानव जनित आपदा वैसी घटना जिनकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों जिससे घटित होने से फलस्वरूप आधी संख्या में मानवों की हानि पहुंचती है, जैसे मानव जनित आपदा में हो गया रेल का दुर्घटना हो जाना, मार्ग युद्ध होना, आतंकवाद होना, महामारी होना, जैसे कोरोना वायरस का हो जाना, सांप्रदायिक दंगे, ये सब हो गया मानव जनित आपदा, यानी मानव के द्वारा प्रॉब्लम करना, क्रिएट करना। भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं दो उपाय लिखो। तो देखिए भूकंप जो होता है, हम आपको बताते हैं, भूकंप जो होता है जब किसी बाहरी आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्नलिखित कारण है, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, उसको समझाना, उसके बारे में बताना। भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय का वर्णन कीजिए। भूकंप एवं सुनामी के एवं प्राकृतिक आपदा है जो काफी विनाशकारी होता है। भूकंप से बचाव के विभिन्न तरीके, भूकंप का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए, भूकंप निरोधी मकान बनाना चाहिए, जनता को जागरूक बनाना चाहिए, विद्यालय में बच्चों को भूकंप की जानकारी देनी चाहिए। तो भूकंप से बचने के विभिन्न तरीके हो गया। सुनामी से बचने के विभिन्न तरीके, समुद्र के नजदीकी तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, तटीय क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचाना चाहिए। ये होगा सुनामी से बचने के तरीके। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करें। पृथ्वी के ऊपर सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एक विद्या होता है, उस ध्यान को ही कप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र अधिक गहराई में उत्पन्न होने पर उसका प्रभाव कम होता है। भूकंप केंद्र से उठने वाली तंग यानी तरंग समकान पर चलकर धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुंचती है, धरातल के उस भाग का अभिकेंद्र कहा जाता है। उस भाग को अभिकेंद्र कहते हैं जिस भाग पर पहुंचती है। अभिकेंद्र पर भूकंप की तरंगों का प्रभाव अधिक मिलता है। अधिकेंद्र में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है। ऐसे तो टाइपिंग इसका कुछ मिस्टेक है, ठीक है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचने को उपाय, महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एवं प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानव जीव जंतु वनस्पति मकान उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। समुद्री तटीय क्षेत्र में कंक्रीट के तटबंध लगाना चाहिए। समुद्री क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले सूचित किया जाना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करना चाहिए। बाढ़ कैसे आती है? तो अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है, साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आ जाती है। नदी तल के बढ़ने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी का तटबटा पर दबाव बढ़ता जाता है, फलतः तटबंध टूट जाता है और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आती है। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण के लिखे। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारण है। उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आती है। नदियों में सिल्ट के जमने से तली हो गई गहराई कम हो जाती है और जिससे पानी जो था ऊपर की ओर हो जाता है, बाढ़ आती है। बिहार में नदियां मार्ग परिवर्तित करती रहती है, नदी जो अपना रास्ता बदलती रहती है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग की छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्लावित होकर के बाढ़ का दृश्य उपस्थित कर देती है। तो ये 4-5 कारण है बिहार में बाढ़ आने के कारण, आप लिख सकते हो, हो सकता है। हिमस्खलन क्या है? इसका प्रभाव किन किन राज्यों पर पड़ता है? कुछ नदियों का स्रोत हिमाच्छादित होता है। बर्फ के बहुत अधिक मात्रा में पिघलने से नदियों में अचानक बहुत अधिक पानी बहने लगता है। मैदानी भागों में बहाव में अवरोध होने के पर या किनारों को तोड़कर अगल बगल के क्षेत्रों में जलमग्न कर देता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य इसके प्रभाव में रहता है। भूसंकलन के कितने रूप है? तो भूसंकलन के कई रूपों में होते हैं, जिनमें प्रमुख है शैल अथवा मृद अपवर्तन, इसमें अचानक टूटकर स्थानांतरित हो जाता है। समर्पण, इसमें बड़े शैल टूट करके गतिमान होकर के तेजी से गिरता है। प्रवाह, इसमें लगातार शैलों का गिरना लंबे समय तक जारी रहता है। वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना, यह भी होता है भूसंकलन के रूप। वज्रपात किसे कहते हैं? वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने, उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है, इसे वज्रपात कहते हैं। इसे पशु और मनुष्य मर जाते हैं, मकान टूट जाते हैं और पेड़ों की डालियां टूट जाती है। चक्रवात किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बढ़ जाता है तो उसे चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में क्या होता है कि निम्न दाब पर, ठीक है ना, क्या होता है कि केंद्र बनता है तो उसके चारों ओर उच्च दाब रहता है, इसे बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब किसी क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दाब का क्या होता है, उच्च दाब रहता है, तो बाहर से केंद्र की ओर तेजी से वायु चलती है, तो इसे चक्रवात कहते हैं। ओलावृष्टि किसे कहते हैं? ओलावृष्टि वर्षा के साथ साथ
बर्फ के टुकड़ों की बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। खरीफ फसलों के समय ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी हो जाती है। तो टोटल 49 नहीं 39 क्वेश्चन था, इसमें से 25-30 क्वेश्चन तो पक्का फिक्स हो जाएगा, एक ही दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं टकराएगा। तो वीडियो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो R777 आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर हो जाएगा 8873210713 पर आपको मैसेज करना है। 13 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। वहां से मैं आपको क्या करूंगा, आपको टाइप करना है R777 सब्जेक्टिव और R777 ऑब्जेक्टिव। इस तरह से टाइप कीजिएगा तो आपको मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दूंगा और सब्जेक्टिव का भी दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का एग्जाम बढ़िया से जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में एक अगले सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ।